प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम बनाई है, नई जिम्मेदारी सौंपी है, अब काम की घड़ी है। कल शपथ लेने वाले कई मंत्रियों ने आज अपना कामकाज शुरू कर दिया है, दफ्तर संभाल लिया है। इनमें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कानून मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शोभा करंदलाजे शामिल हैं। 6 मंत्री जिन्होंने आज अपना कामकाज संभाला है, जिसमें किरण रिजिजू से लेकर अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया। हेल्थ मिनिस्ट्री का कामकाज चैलेंज हालांकि यहाँ इनके लिए भी बहुत बड़ा रहेगा। कोरोना काल में डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे के बाद कमान मिली मनसुख मंडाविया को। इसके अलावा अनुराग ठाकुर कामकाज संभालते हुए फूलों के साथ स्वागत। अश्विनी वैष्णव, रामचंद्र प्रसाद, किरण रिजिजू, वीरेंद्र सिंह, सभी मंत्रियों ने आज कामकाज संभाल लिया है। तो नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पदभार संभालते ही कहा कि रेलवे की सुरक्षा और आधुनिकीकरण उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने ट्विटर मामले पर भी खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि भारत में काम करने वालों को देश का कानून मानना ही होगा। ट्विटर मामले को लेकर खुलकर बोले हैं अश्विनी वैष्णव। भारत में अगर कोई काम करता है तो फिर देश का कानून मानना होगा, कानून सर्वोपरि है। इस बात का जिक्र करते हुए रेलवे में किस तरह की उनकी प्राथमिकता रहेंगी, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। अश्विनी जी, आपके कंधे पे रेल, आपके कंधे के ऊपर जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन साथ में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे एक बड़ा मंत्रालय है, उसके मॉडर्नाइजेशन को लेकर कई चीजें हैं। पहले ये भी कहा जाता था रेलवे एक्सीडेंट के लिए ही जाना जाता था। भारतीय रेलवे में ये बहुत था। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। और क्या क्या रहेगा आपके हिसाब से रेलवे में? मॉडर्नाइजेशन रहेगा, सेफ्टी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण से साधारण परिवार के व्यक्ति के, जो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में रेलवे के द्वारा, आईटी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा क्या चेंज आए, वो मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी। पीपीपी प्रोजेक्ट के तहत रेल चलेंगी, अब तेजी से मान सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन रेलवे के लिए बहुत विराट है। उस पूरे विजन में सबसे बड़ी बात है कि जो समाज के अंतिम छोर पे व्यक्ति है, उसके लिए सोचना है। तो हम उसी धारा पे काम करेंगे। आईटी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। ट्विटर जो है भारतीय डिजिटल पॉलिसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने तो कई ऐसे, रविशंकर प्रसाद जो आपसे पहले मंत्री थे, वेंकैया नायडू, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर तमाम लोगों के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि ट्विटर को ये पॉलिसी भारत की माननी चाहिए? भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है वो मंत्रालय, पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। मीनाक्षी लेखी पहली बार टीम मोदी में शामिल हुई है। आज विदेश मंत्रालय पहुंचकर उन्होंने भी अपना काम संभाला। आप बताइए क्या विजन लेकर आए हैं ऑन पार विद हाउ मेन वुड डील विद इट? आप किस तरह का विजन लेकर आए हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए? नहीं, देखिए, हर निर्णय में, चाहे वो सरकार का हो या परिवार का हो, अगर महिला निर्णायक भूमिका में रहती है तो नतीजे कुछ और होते हैं, और महिला जब निर्णायक भूमिका में नहीं होती तो नतीजे कुछ और होते हैं। चाहे वो सिटी प्लानिंग की बात हो, या मंत्रालयों की बात हो, या टॉयलेट्स की बात हो, हर चीज के अंदर महिलाओं का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। और विदेश नीति में अगर महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया है प्रधानमंत्री जी ने, और उसके अलावा इतनी बड़ी जिम्मेदारी तमाम महिलाओं को दी है, एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं को इंडक्ट किया गया है, तो सोच यही है कि अभी तक लोग सशक्तिकरण की बात करते थे, महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, और प्रधानमंत्री जी सशक्त महिलाओं को जिम्मेवारी देकर भारत को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। यही पुरानी नीति और अब की नीति में अंतर है, और यही पुराने प्रधानमंत्रियों और अब के प्रधानमंत्री में अंतर है।
तो काम संभालते ही कानून मंत्री किरण रिजिजू पर सवालों की बौछार हो गई, लेकिन उन्होंने ट्विटर और स्टेन स्वामी पर चुप्पी साधे रखी। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जब आदमी दिल लगा के काम करेगा तो मैं मानता हूं कि अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में सारा सरकार का हर विभाग काम कर रहे हैं, वैसे इस नए विभाग का भी कामकाज करने का मेरा प्रयास रहेगा। अपने टीम के साथ काम करेंगे, जहां अच्छा टीम रहता है वहां काम भी अच्छा होता है। एक सवाल है, ट्विटर विभाग से आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये माना जा रहा है ट्विटर की वजह से भी काफी अभी तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने मुझे कुछ ब्रीफ किया ही नहीं, तो मैं आगे बढ़ चढ़ करके कहने का उस स्थिति में नहीं हूँ। और सूचना प्रसारण मंत्री की नई जिम्मेदारी संभालने के बाद अनुराग ठाकुर ने भी बताई अपनी प्राथमिकता। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां मोदी जी ने देश को आगे ले जाने का बहुत शानदार काम किया है पिछले 7 वर्षों में, सूचना प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊं। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और यूपी से अजय मिश्रा को भी कैबिनेट में जगह मिली है, उन्होंने नई जिम्मेदारी पर आज तक से बात की। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी गृह राज्य मंत्री के तौर पर? देखिए, अभी तो हमने कल केवल शपथ लिया है, अभी कार्यभार भी ग्रहण नहीं किया है। पहले देखेंगे क्या स्थितियां हैं, कैसी हैं, क्या जरूरतें हैं, उस हिसाब से तय करेंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो दिल्ली हो और केंद्र शासित प्रदेशों में। जहां तक मैं समझता हूं, जब से हम लोग केंद्र सरकार में है 7 वर्ष से, और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 4.5 साल से वहां हमारी सरकार है, वहां पे बहुत अच्छा सुधार हुआ है। एक सवाल और है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन को लेकर, पुलिसिंग के मॉडर्नाइजेशन को लेकर आपकी क्या पहल रहने वाली है? देखिए, जब से मोदी जी की सरकार बनी है और हमारे गृह मंत्री जी ने, पहले चाहे राजनाथ सिंह जी रहे हों, अभी अमित शाह जी रहे हैं, वो लोगों ने लगातार प्रयास किया और 7 साल में इस देश में बहुत कुछ बदला है। और बिहार से टीम मोदी में 2 लोगों को जगह मिली है। बिहार के मंत्री शाहनवाज हुसैन कैबिनेट विस्तार पर आज तक से उन्होंने हमसे बात की। शाहनवाज हुसैन जी हैं, क्या कहेंगे इस फेरबदल पर? बिहार को तो कोई लाभ दिख नहीं रहा है। नहीं, बिहार को हरदम नरेंद्र मोदी जी के दिल में बसता है बिहार। वो बिहार के लोगों से बहुत प्यार करते हैं और आज भी 6 मंत्री हैं, 4 कैबिनेट हैं, 2 MOS हैं। तो हमारे बिहार पे तो खुद ही मोदी जी इतना बिहार को मान देते हैं कि हम बिहार के लोगों के लिए उनका खजाना हरदम खुला रहता है। लेकिन एक परिवर्तन जरूर हुआ कि JDU इस बार शामिल हो गए। आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा, क्या फर्क पड़ा? नहीं, हमारा गठबंधन मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार है 2025 तक, और केंद्र में भी साथ में हम लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़े
और हम लोग साथ में 39 सीट उस वक्त जीते थे और जेडीयू को जो सीट मिली थी किशनगंज छोड़ के सारी सीट जेडीयू ने जीती थी। तो अब जब वो मंत्रिमंडल में शामिल है तो डबल इंजन की सरकार है। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर नए सियासी समीकरण अब करवट ले रहे हैं। जी हां, जहां एक तरफ कैबिनेट विस्तार से निषाद पार्टी लगातार नाराज चल रही है, प्रतिक्रियाएं उनकी लगातार आती जा रही, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और राजभर का नया सियासी समीकरण बन रहा है। और आज लखनऊ में ओवैसी ने राजभर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद राजभर ने दावा किया कि हमारे साथ 10 पार्टियां हैं। यूपी में अब एमवाय का गठबंधन नहीं होगा, अब A to Z का गठबंधन होगा। नाराजगियां कैबिनेट विस्तार से, और वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में मजबूत बनाने के लिए AIMIM चीफ असुफुद्दीन ओवैसी और OP राजभर ने लखनऊ में मुलाकात की। यहां से अब सीधे असुफुद्दीन ओवैसी बहराइच जाएंगे, जहां यूपी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन होगा। पूर्वांचल की 27 सीटों पर AIMIM की नजर है, जिसको लेकर के रणनीति बनाते हुए कवायद है कि उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत किया जाए। ओवैसी ने साफ कहा है कि अब उत्तर प्रदेश में M और Y का अलायंस नहीं चलेगा, बल्कि A to Z अलायंस होगा। यानी कि इशारा साफ है कि विपक्ष को एक करना और बीजेपी के खिलाफ अपने चुनावी बिगुल की शुरुआत AIMIM आज कर रही है। लखनऊ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। और ओवैसी ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। रोड मैप के बारे में सुन लिया, अब आप हमसे पूछना चाह रहे हैं डेवलपमेंट के बारे में। ये बताइए कि आज अगर मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार है। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए आप सवाल कर रहे हैं, या तो आप किसी पार्टी के बोल दीजिए, तो सुन लीजिए। GAR ग्रॉस अटेंडेंस रेशियो ये कम क्यों है? ग्रॉस एनरोलमेंट बताइए, इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों ग्रेजुएशन में सिर्फ 2% है? ये चीजें हैं ना, ये तो हम उठा रहे हैं। अब आज 18 महीने से भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरे प्रदेश में अपना काम कर रहा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल के लोग हैं। हम 2 भाई यहाँ इकट्ठे हैं, आपके सामने हैं, और हम लोगों की साफ साफ सोच है। अभी जो भ्रम आप लोगों के दिमाग में है 100 सीट 50 सीट, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम लोग धरातल पे अपने अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सीटों के संबंध में हम लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे, अभी समय उसमें। सिर्फ हम लोग अपने अपने विधानसभा जहां जहां जिसको तैयारी कर रहे हैं, जो मजबूत सीटें हैं वहां जो लड़ना चाहते हैं वो पार्टी अपना काम कर रही है। और जो हम लोगों की स्पष्ट नीति है प्रदेश में, तो कैबिनेट विस्तार पर कहीं खुशी है तो कहीं गम है। निषाद पार्टी को कैबिनेट में जगह न मिल पाने की वजह से पार्टी नाराज है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने इसको धोखा बताया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 18% वाले को नजरअंदाज किया गया और 4 से 5% वालों को तरजीह दी गई है। उनका इशारा सीधा अनुप्रिया पटेल की तरफ था। इससे तो निषाद समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं कि कम वोट संख्या में कम सीटों पर प्रभाव रखने वाली अनुप्रिया को जगह मिला और निषाद समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं रहा। हमारे लोग अलोकतांत्रिक ढंग से हमेशा धरना प्रदर्शन अपने आरक्षण के लिए रहे। निषाद समाज हम लोग अपने धैर्य से और संयम से आरक्षण पर प्रतीक्षा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का कि वो कब अपने वादे को पूरा करते। योगी जी बोले थे, मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह, सारे लोग बोले थे। नतीजा क्या था कि अब लोकतंत्र में जो उस मंत्रिमंडल में निषाद के वकील को जगह न देने का 18%, आखिर वकील नहीं रहेगा तो फिर हमारा समाज रोड पर आने के लिए तैयार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में अब उसके ऊपर लग रहा कि अब तक धोखा पिछली सरकारों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है।
और अब रुख करते हैं यूपी का, जहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में हिंसा की खबरें आ रही हैं। इटावा, झांसी, ललितपुर से लेकर सीतापुर तक में हिंसा की झड़पें हुई हैं। उत्तर प्रदेश के 825 ब्लॉक प्रमुखों के पदों के लिए आज सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल किया जा रहा है। नामांकन दाखिले की समय सीमा के तत्काल बाद नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। खामियां पाए जाने पर नामांकन पत्र निरस्त किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को लेकर हिंसा, अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं, हाल क्या है वहां पर? बिल्कुल नौजोत, ये जो हालात है इस वक्त, ये ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर के जगह जगह हिंसा हो रही है। आज नॉमिनेशन पेपर खरीदना है और आज ही भरना है, तो कहीं नॉमिनेशन पेपर जहां खरीदे जा रहे हैं वहां एक दूसरे को रोकने का प्रयास हुआ है। ज्यादा आरोप बीजेपी और उनके समर्थित कार्यकर्ताओं पर लग रहा है कि ये लोग विपक्ष को, समाजवादी पार्टी के लोगों को खरीदने नहीं दे रहे और साथ साथ नॉमिनेशन में भी रोक रहे हैं। और यही वजह है कि इस आरोप के बाद आप देखेंगे कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं। सीतापुर में गोली चली है, देसी बम चले हैं, 3 लोग इस मामले में घायल हुए हैं, क्योंकि वहां पर नॉमिनेशन पेपर जो खरीदा जा रहा था तो एक पार्टी के समर्थक ने दूसरे पार्टी के समर्थक को रोका है। अंबेडकर नगर में पर्चा छीना गया है। इसी तरीके से हरदोई में बकायदा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कई जो खरीदे हुए पत्र हैं उनको फाड़ते हुए दिखाया है कि उन्हें फाड़ा गया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग ब्लॉक से ऐसी खबरें मिल रही हैं। हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, रोड जाम की तस्वीरें आ रही हैं और निश्चित तौर पर इस समय आज का दिन, चूंकि आज ही नॉमिनेशन पेपर खरीदना भी और भरना भी है, तो कई जगहों पर यह हिंसा इस वक्त दिखाई दे रही है। नौजोत, गोरखपुर की तस्वीरें, अभिषेक मैं रोक रही हूँ आपको, गोरखपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, जहां पर देखिए इस गाड़ी की हालत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है हिंसा कितनी ज्यादा हो रही है जगह जगह पर। और नामांकन पत्र आज ही खरीदना, जमा भी करना है। लगातार खबर जो मिल पा रही है, जैसा अभिषेक भी हमको बता रहे हैं, सपा और भाजपा के दोनों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं। इलाका कोई भी हो, हर जगह से ये तस्वीरें सामने आ रही। ये फिलहाल तस्वीर आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। ये सीतापुर की तस्वीर देखिए, जहां पर पुलिस भी पूरे एक्शन में है। जिस तरीके से हिंसा वहां पर हो रही है, पुलिस कोशिश कर रही है काबू में करने की, उपद्रवियों को काबू में करने की। और ये वो तस्वीरें सीतापुर की, और साथ ही साथ ये देखिए ये तस्वीरें भी देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं हालात इस वक्त क्या है। गुस्साए समर्थकों ने NH-24 पर जाम लगा दिया और वहां पर फिर पुलिस को भी इन लोगों को वहां से खदेड़ना पड़ा। ये वो तस्वीरें भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव का पूरा मामला है, जिसको लेकर हिंसा लगातार भड़की हुई है। नामांकन के दौरान कई जगह झगड़े की तस्वीरें आ रही हैं, कई जगह पर तोड़फोड़ की तस्वीरें भी आ रही हैं। सीतापुर की ये तस्वीरें जहां पर, और ये फतेहपुर की भी तस्वीरें देखिए, वहां पर भी किस तरीके के हालात है। नारेबाजी लगातार वहां पर हो रही है। फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नारेबाजी लगातार हो रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का मामला है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर की भी तस्वीरें देख लीजिए। यानी कि इलाका कोई भी हो, हर जगह से हिंसा और झड़प की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। कई जगह पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाई है। सीतापुर से जो खबर आई, फायरिंग में 3 लोग घायल भी हुए हैं, जहां पर NH-24 पर जाम लगा दिया गया था। फतेहपुर, जहां पर नामांकन के दौरान एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ब्लॉक प्रमुख चुनाव का ये पूरा मामला है। नामांकन के दौरान झगड़ा हुआ, कई लोगों के घायल होने की भी खबरें लगातार आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में हिंसा और हिंसा की ये तस्वीरें, पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ रहा है कई जगह से। 3 तस्वीरें, जौनपुर का इलाका, झांसी का इलाका, फतेहपुर का इलाका, हर जगह से। और कई जगह तो खबरें इस तरह की भी आई हैं कि कई लोग घायल हो गए हैं। पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा है।